हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास 5 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको 75th इंडिपेंडेंस डे यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहे, सफलता की बुलंदियों को छूता रहे। और गाइस, आप सब जानते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब हम आप सब शिक्षित बनेंगे और उसके साथ साथ एक बनेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सब शिक्षित बने और अपने भाई बहन और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएं और उसके साथ साथ मिलजुल कर एक होकर रह के सिखाएं, क्योंकि हमारे देश की जो मेन ताकत है वो एकता में ही होती है। एकता से ही हम सब आगे बढ़ते हैं और हम जब सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और ध्यान देते हैं तो हम एक साथ आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही हमारा देश भी आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बात करूंगा 75th इंडिपेंडेंस डे के एक आर्टिकल के बारे में, एक लेख के बारे में, जिसमें आपको इसके बारे में कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, बहुत खास जानकारियां मिलेंगी और इसके साथ साथ आप इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, प्रीपोजिशन और ग्रामर भी सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपनी अंग्रेजी की बेहतर करने के लिए, इंग्लिश के नए वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम एक आर्टिकल का हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद या लेख। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो इंडिपेंडेंस डे के बारे में है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल वर्ड का दो और खास मतलब होता है। पहला होता है धारा, जैसे आपने सुना होगा कि धारा नंबर 240, धारा नंबर ये, तो आर्टिकल नंबर यूज़ करते हैं, आर्टिकल 76, आर्टिकल 370। तो इस तरह से आर्टिकल वर्ड का यूज़ धारा के मतलब में भी होता है। और उसका दूसरा मतलब होता है वस्तु। आप किसी वस्तु को आर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले इंडिपेंडेंस जो वर्ड है ये कैसे बना। इंडिपेंडेंस वर्ड जो है वो डिपेंड से बना है। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र होना या फ्री होना। तो इसके पहले इन लगा दिया गया जो कि एक प्रफिक्स है, यानी उपसर्ग होता है। इन लगाने से उसका मतलब उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। इंडिपेंडेंट होना यानी स्वतंत्र होना, और इंडिपेंडेंस ये एक नाउन बन गया। इसके लास्ट में क्या लगा दिया गया, NCE। तो ये एक संज्ञा वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। डे मतलब दिन भी होता है और दिवस भी होता है। ठीक है, आप जानते होंगे। आइए आगे देखते हैं। इन इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। आप किसी भी देश के पहले इन का प्रयोग कर सकते हैं। इन अमेरिका, इन इंडिया, यानी इंडिया में, अमेरिका में, जापान में। ठीक है, नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन August 15, इंडिपेंडेंस डे मार्क्स the end of British rule in 1947 and establishment of a free and independent Indian nation। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, नेशनल हॉलीडे, ये एक राष्ट्रीय अवकाश होता है, राष्ट्रीय छुट्टी होती है, जिसमें पूरा देश स्वतंत्रता की, आज़ादी का खुशी मनाता है, जश्न मनाता है। ठीक है, तो सेलिब्रेटेड मतलब होता है मनाया। ठीक है, एंजॉय किया। तो सेलिब्रेटेड वर्ड का मीन्स हो गया मनाया। एनुअली ये वार्षिक होता है, इसलिए यहाँ पर एनुअली वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये वर्ष में एक बार आता है, तो जो चीज़ वर्ष में एक बार आती है उसको कहते हैं एनुअली, वार्षिक। ऑन August 15, तो इस तरह से जब आप किसी डेट की बात करते हैं जिसमें मंथ और उसमें तारीख लिखी होती है, तो उसके पहले आप ऑन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ऑन का प्रयोग करते ही हैं। ऑन August 15, ठीक है, ऑन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है ना, आपने ऐसे में पढ़ा होगा। तो ऑन का प्रयोग आपने देख लिया, इन का प्रयोग देख लिया आपने। तो इस तरह से यदि आप प्रीपोजिशन पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आपकी कमांड बन जाएगी और आपको फिर डाउट नहीं हुआ करेगा और आपका जो इंग्लिश नॉलेज है वो बेहतर हो जाएगा। तो मेरा प्रयास यही है कि आप प्रीपोजिशन, ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश के ढेर सारे नए वर्ड भी सीखें। ठीक है, चलिए। इंडिपेंडेंस डे मार्क्स द एंड, मार्क्स यानी होता है चिन्ह और चिन्हित करना या याद दिलाना। तो यहाँ पर आप इस आर्टिकल और सेंटेंस के हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, मार्क एक नाउन वर्ड भी होता है, इसका मतलब होता है चिन्ह, और मार्क एज अ वर्ब भी प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है चिन्हित करना या फिर याद दिलाना। तो जो ये डे है, इंडिपेंडेंस डे है, ये हमें याद दिलाता है या चिन्हित करता है
किस चीज़ का? द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश शासन का खात्मा या उसका अंत को दर्शाता है कि इस दिन उसका अंत हुआ और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आए। ठीक है, इन 1947 में, और किसी भी ईयर के पहले आप इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि किसी कंट्री के पहले और किसी भी जो ईयर होता है 2020, 2021, 1947, तो आप इनका प्रयोग करते हैं। तो यदि आप ध्यान देंगे, जैसा मैंने कहा कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, यदि आप सुनेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी इंग्लिश में कमांड बनती जाएगी। ठीक है, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडियन नेशन, स्थापना, और उस दिन क्या हुई थी? एक स्वतंत्र राष्ट्र की, ठीक है, स्थापना हुई थी, मुक्त और स्वतंत्र, ठीक है, पूरी तरह से आज़ाद स्वतंत्र इंडियन राष्ट्र की, भारतीय राष्ट्र का स्थापना हुआ था। ठीक है, इट आल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इनटू 2 कंट्रीज। और ये जो डे है, इट यानी यह दिन, आल्सो यानी भी, मार्क्स चिन्हित करता है, याद दिलाता है, द एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ, सालगिरह। किस चीज़ का सालगिरह? पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी जो हमारा भारत था उसे सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसका पार्टीशन यानी विभाजन हुआ था इसी दिन को, और ये 2 राष्ट्रों में बट गया था, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। ठीक है, इनटू 2 कंट्रीज। जब कोई चीज़ 2 पार्टों में डिवाइड होती है तो आप इनटू वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इनटू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है में, लेकिन सेंस आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई चीज़ 2 चीज़ों में बढ़ती है तो इनटू का प्रयोग कर सकते हो आप। और भी इसके प्रयोग हैं, ऐसे आप सीखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बता दिया आपको कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था, उपमहाद्वीप था, वो 2 देशों में बढ़ गया था। विच ऑकर्ड एट मिडनाइट ऑन अगस्त 14-15, 1947। यानी जो विभाजन था, ये घटना थी, ये कब हुई? ऑकर्ड, ऑकर्ड मतलब होता है घटित होना, तो ये 3rd फॉर्म है ऑकर, ऑकर्ड, ऑकर्ड। विच यानी जो, यानी जो ये घटना है ये 14-15 की मध्य रात्रि को हुआ था, घटित हुआ था। एट मिडनाइट, आप यहाँ पर एट पर ध्यान दें कि एट का प्रयोग कहाँ किया गया है, और इसको बिल्कुल लर्न कर लें, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर आप ध्यान से सुन लें इसको। ऑन अगस्त, फिर वही बात आ गई जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि ऑन का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ है। इन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 14। शायद आप जानते होंगे या आप नहीं जानते होंगे, कि आज आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप जानते थे तो मुझे कमेंट करिए, और आप नहीं जानते थे तो सीखिए कि जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को ही होता है, और हमारे इंडिया का 15 अगस्त को होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको नॉलेज भी मिलेगी। गाइस, मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी बढ़ता रहे। ठीक है, ताकि आप ग्रो करते रहो, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो। और ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिगेन इन 1757 व्हेन फॉलोइंग द ब्रिटिश विक्ट्री एट द बैटल ऑफ प्लासी। तो जो ब्रिटिश रूल था, जिसने करीब हमारे भारत में 100 सालों तक शासन किया, ठीक है, हम उसके गुलाम रहे, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 में यानी 1757 में हुआ था। ठीक है, इन इंडिया, इंडिया में, बिगेन शुरू हुआ, व्हेन फॉलोइंग द ब्रिटिश विक्ट्री एट द बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का जो युद्ध था उसको जीत कर, ठीक है, उसके जीत पर, उसको फॉलोइंग, अनुगामी यानी आगे बढ़ते हुए, ब्रिटिश शासन ने इंडिया में क्या किया? द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन, यानी जिसका आपने नाम बहुत सुना होगा, इतिहास में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे भारत में सबसे पहले बनी थी, जिसके द्वारा उन्होंने अपना शासन जमाना शुरू कर दिया था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, प्लासी का जो युद्ध था, उसकी जीत के बाद उन्होंने इसको
इसकी स्थापना कर दी और इसकी शुरुआत कर दी। बिगेन शुरू हुआ, एक्सरसाइजिंग यानी इस्तेमाल करना, अभ्यास करना। कंट्रोल ओवर द कंट्री, कंट्रोल ओवर मतलब होता है किसी पर नियंत्रण करना, तो हमारे भारत पर नियंत्रण करना ये अभ्यास कर दिए थे, शुरू कर दिए थे, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तो ये जो वर्ड लिखे गए हैं ब्लू कलर में, ये आपके लिए सीखने के लिए हैं, ठीक है। जिनको आप जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, कोई बात नहीं, जिनको नहीं जानते हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें आप नोट कर लीजिए। और यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसका लिंक दिया गया है इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ पर आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको इसका PDF दे दूँगा और वहाँ पर आप कभी भी इसका स्टडी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा आप इसको रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको ये जो वर्ड्स हैं कंठस्थ हो जाएं और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड इंडिया फॉर 100 ईयर्स, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में 100 सालों तक शासन की। रूल मतलब होता है शासन करना, रूल्ड शासन की, फॉर मतलब होता है तक। जब आप समय की बात करते हो, महीने, दिनों, सालों की, तो फॉर का मतलब होता है तक। तो 100 सालों तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन की। अनटिल इट वॉज रिप्लेस्ड बाय डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, यानी जब तक यह डायरेक्ट ब्रिटिश रूल यानी कि सीधा जो है ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं हो गया तब तक, ठीक है। जब तक ये उस चीज़ से रिप्लेस नहीं हो गया, यानी उसकी जगह पे डायरेक्ट रूल नहीं आ गया, तब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती रही। इन द वेक ऑफ द इंडियन म्यूटिनी इन 1857-58, इन द वेक ऑफ मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल फ्रेज है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इन द वेक ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप, यानी जो इसका शासन था इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब लोग इंडिया में दबने लगे, उन्हें सताया जाने लगा, ठीक है, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए 1857 में एक गदर हुआ, एक विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इंडियन म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब होता है विद्रोह या गदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वॉज लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी हु एडवोकेटेड फॉर अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट एंड टू ब्रिटिश रूल। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो स्वतंत्रता हमने हासिल की है 15 अगस्त 1947 को, तो वो स्वतंत्रता दिवस की जो शुरुआत थी, उस आंदोलन की शुरुआत थी, वो कब हुई और किसके द्वारा किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया, वो भी 1857 के बाद ही हुई, ठीक है। मूवमेंट यानी होता है आंदोलन, बिगेन शुरू हुआ, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, यानी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय जो है हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया था, जिसका नेतृत्व किया गया मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, ठीक है। गांधी जी का ये पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो लेड यानी होता है नेतृत्व करना, लीड, लेड इसके 3 फॉर्म है। तो वॉज लेड, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, इसलिए इसका मतलब पैसिव वॉइस में हो जाता है किया गया, ठीक है। नेतृत्व किया गया बाय किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। हु एडवोकेटेड, हु यानी जो या जिसने, एडवोकेट यानी होता है वकील, और एडवोकेट का जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है वकालत करना। तो जिन्होंने वकालत किया फॉर अ पीसफुल, एक शांतिपूर्ण और अहिंसक अंत के लिए, कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका एंड हो, लेकिन वो पीसफुल और नॉन वायलेंट यानी अहिंसक नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें जो है भारतीय लोगों की या किसी लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। तो ये उनका प्रयास था, क्योंकि वो अहिंसा के यानी नॉन वायलेंट के पुजारी थे। आप जानते ही होंगे इंडिपेंडेंस डे इज़ मार्क्ड थ्रू आउट
इंडिया विद फ्लैग राइजिंग सेरेमनीज। तो स्वतंत्रता दिवस इज मार्क्ड यानी चिन्हित होता है या याद किया जाता है। जैसे मैंने ऊपर बात कर चुका हूँ कि मार्क यानी होता है याद दिलाना या चिन्हित करना। तो ये दिन याद दिलाता है थ्रू आउट, पूरा थ्रू आउट यानी होता है पूरा इंडिया, पूरे इंडिया में, विथ फ्लैग राइजिंग सेरेमनीज, इसका मतलब होता है ध्वजारोहण समारोह। ठीक है, तो ध्वजारोहण समारोह होता है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिस होती हैं, स्कूल होता है। ठीक है, पीएम मोदी जी रेड फोर्ट यानी लाल किले पर फ्लैग राइजिंग करते हैं यानी झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो ये सेरेमनीज होती हैं। अब इन 2 सालों में कोरोना की वजह से ये सेरेमनीज थोड़ा सा फीकी पड़ गई हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत ही धूमधाम से ये चीज़ें मनाई जाती हैं हर विद्यालय में। ड्रिल्स एंड द सिंगिंग ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम। ड्रिल्स वाले होता है अभ्यास या व्यायाम। आप देखे होंगे कि जो सैनिक करते हैं और बच्चे भी बहुत सारे ड्रिल्स करते हैं स्कूलों में, उसको हम कहते हैं ड्रिल्स। जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चे अभ्यास करते हैं, करतब दिखाते हैं। और नेशनल एंथम गाया जाता है, राष्ट्रीय गान जो होता है। ठीक है, नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान का एक समारोह भी होता है। ओके, नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं। एडिशनली मतलब होता है इसके अलावा। ये जो ध्वजारोहण समारोह है, ठीक है, ड्रिल्स हैं, इसके अलावा वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स आर मेड अवेलेबल इन द स्टेट कैपिटल्स। इसके अलावा वेरियस यानी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आर मेड यानी बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है ना, स्टेट कैपिटल्स यानी जो राज्य के जो कैपिटल होते हैं। ठीक है, हालांकि ये हर स्टेट में होता है ना, और हर स्कूल और बड़े जो स्कूल है, संस्थाएं हैं, वो भी करवाती हैं। तो ये सब अवेलेबल किया जाता है, जिसमें लोग जो है अपने अपने कलाएं और अपने अपने सांस्कृतिक सभ्यताओं के हिसाब से उसका प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, और बड़े धूमधाम से लोग एंजॉय करते हैं, जश्न मनाते हैं आज़ादी का। आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर participates in the flag raising ceremony at the Red Fort, historic monument in ओल्ड दिल्ली। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था ऊपर की 15 अगस्त के दिन जो ऐतिहासिक भवन है लाल किला, जो कि ओल्ड दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में है, वहाँ पर जो है पीएम जी फ्लैग रेजिंग करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, समारोह होता है। ठीक है, और अपना जो है स्पीच एड्रेस देते हैं। अ परेड एंस्यूज यानी होता है पीछा करना या कि कोई चीज़ को तय करना। अ परेड एंस्यूज विथ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस। तो ये जो परेड होता है वो किसके साथ होता है? विथ मेंबर्स यानी सदस्यों के साथ, ऑफ द के किसके? आर्म्ड फोर्सेस, जो सशस्त्र बल होते हैं, सेनाएं होती हैं, उनके साथ ये परेड होता है, और पुलिस भी होती है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर देन डिलीवर्स। इसके बाद परेड होने के बाद क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर्स डिलीवर करते हैं यानी देते हैं। क्या देते हैं? अ टेलीवाइज्ड एड्रेस टू द कंट्री। तो एड्रेस यानी होता है भाषण। ठीक है, एड्रेस टेलीवाइज्ड जो कि टीवी पर दिखाया जाता है। टू द कंट्री यानी होता है देश के लिए, देश के प्रति। टू द कंट्री, ठीक है, देश के प्रति डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं, देते हैं ना। तो यहाँ पर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अपने हिंदी में भाषण देना बोलते हैं, तो डिलीवर का मतलब देना। और जब आप किसी चीज़ वस्तु की बात करते हैं तो वहाँ पर पहुँचाना हम यूज़ करते हैं कि ये सामान उसने पहुँचाया, डिलीवर किया या दिया। ठीक है, तो ये दोनों सेंस होता है। रिकाउंटिंग द मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आउटलाइनिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल्स। उस भाषण में वो क्या करते हैं? रिकाउंटिंग करते हैं यानी पुनर्गणना, जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं
ठीक है, जो अचीवमेंट्स हैं उनके, अकम्पलिशमेंट्स हैं जो उन्होंने पूरा किया है, पूर्ति की है, जिन चीज़ों की उनके अपने काम की सफलताएं हैं उनको रिकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, और एक प्रारूप बनाते हैं। ठीक है, आउटलाइनिंग, एक प्रारूप बनाते हुए फ्यूचर चैलेंजेस, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं, गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको एक प्रारूप भी बताते हैं कि हम इस तरह से उनका सामना करेंगे और इस तरह की हमारी योजनाएं हैं। ठीक है, एक देश के जिम्मेदार, ठीक है, नेता, और एक कहते हैं ना कि उनके कंधे पर, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है देश को चलाने की, संभालने की, जो चुनौतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन सब से निपटने की, है ना, उनका काम होता है। तो अपना एक प्रारूप, आउटलाइनिंग देते हैं कि हम भविष्य में इस तरह की चुनौतियों का सामना करेंगे और जो लोग हैं उनसे भी सहयोग की उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए, काइट फ्लाइंग हैज़ आल्सो बिकेम एन इंडिपेंडेंस डे ट्रेडिशन with kites of various sizes, shapes and colors filling the sky। यानी जो काइट फ्लाइंग है, पतंग उड़ाना है, हैज़ आल्सो बिकम, वो बन चुका है, वो भी क्या बन चुका है, हमारा जो इंडिपेंडेंस डे का एक परंपरा बन चुका है कि उस दिन लोग बड़े अच्छे मनोभाव से खुशी खुशी क्या होता है, पतंग उड़ाते हैं और आसमान जो होता है वो कलरफुल, कई रंगों की, कई आकार की, कई शेप की पतंगों से भर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आल्सो भी, टू कमेमोरेट द डे गवर्नमेंट ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली रिमेन लिट थ्रू आउट द हॉलीडे इवन दो दे आर क्लोज्ड। यानी क्या हो गया कि कमेमोरेट मतलब होता है याद करना या स्मरण करना, कमेमोरेट। और आप समझ सकते हैं कि हम किसे याद करते हैं। भाई ये इंडिपेंडेंस डे जिनकी बदौलत हमें हासिल हुआ है, ऐसे उन शहीदों को, उन बलिदानों को याद किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस, न्यू दिल्ली में जो सरकारी ऑफिसेस हैं, है ना, दफ्तर से है, ठीक है, दफ्तर है, वो खुले रहते हैं। न्यू दिल्ली रिमेन मतलब होता है रहना या होना, लिट जलती हुई या चमकती हुई। ठीक है, थ्रू आउट द हॉलीडे यानी छुट्टी के पूरे दिन, थ्रू आउट उनमें जो है समारोह चलता रहता है। ठीक है, वहाँ पर लोगों का आना जाना, मिलना जुलना बना रहता है। इवन दो, भले ही, दे आर क्लोज्ड, भले ही उनके जो ऑफिशियल वर्क है, ठीक है, बाकी काम बंद रहते हैं। तो इस तरह से अभी आपने देखा गाइस, उम्मीद करते हैं आपने को जानकारी भी मिली होगी और उसके साथ साथ आपने कई सारे नए वर्ड सीखा होगा। तो गाइस फिर मिलेंगे हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें और यूं ही इंग्लिश सीखते रहें, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में लगे रहें।